उन दिनों मैं FSC के इम्तहानात से फारिग थी, तो अम्मी को खुश करने और अपना वक्त गुजारने के लिए घर की सफाई की ठान ली। ड्राइंग रूम के जाले उतारने के बाद अपने ही ध्यान में झाड़ू लगा रही थी जब किसी की आवाज़ पे चौंकी। मासी, एक गिलास पानी ला दे। मैं जो अपना सबसे पुराना सूट पहने, मुंह सर दुपट्टे से लपेटे सफाइयों में मसरूफ़ थी, जहाँ थी शर्मिंदगी से वहीं बैठी रही। अभी वहाँ से भागने का सोच रही थी कि भैया अंदर दाखिल हुए। तानीन, अम्मी के शुगर के टेस्ट की कल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ला कर दो। भैया का आना उस वक्त मुझे गनीमत ही लगा, क्योंकि वो अजनबी कब ड्राइंग रूम में आया, कब सोफे पर बैठ गया, बैठा फाइल भी पढ़ रहा था। मुझे अपने ध्यान में इस सब का एहसास न हुआ। वापस भागी और फाइल लाकर भैया को दे दी। जब ही भैया ने तारुफ करवाया, डॉक्टर अशर, ये मेरी छोटी बहन दानीन है, इसे भी डॉक्टर बनने का जुनून है। मैं जो पहले नाक तक दुपट्टा लपेटे काम कर रही थी, अब दुपट्टा सही करके आई थी। उसकी आंखों में हैरत और फिर शरारत की चमक मैंने साफ देख ली। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर अशर से मेरी तब दोबारा मुलाकात हुई जब भैया के इकलौते बेटे फरहान का अकीका था। मैं खूब सजी संवरी फिर रही थी। डॉक्टर अशर उस दिन अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी बहन और अम्मी भी आई थी। मैंने उनकी फैमिली से सिर्फ सलाम दुआ करने में ही आफियत जानी, क्योंकि उनको देखकर मुझे अपने उस दिन के हुलिये का सोचकर ही शर्मिंदगी हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर अशर की अम्मी और बहन मेरा रिश्ता मांगने आ गई। रिश्ता तो बहुत अच्छा था, घर वालों को बहुत पसंद भी था। दरअसल डॉक्टर अशर कैनेडियन नेशनल थे, उनकी सारी फैमिली कनाडा में ही सेटल थी। डॉक्टर अशर भी वहीं से पढ़कर आए थे, अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा लिए। इस वक्त पाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे थे। डॉक्टर अशर से बड़ी उनकी 2 बहनें शादीशुदा थीं। एक बाहर के ही किसी मुल्क में सेटल थी, जबकि दूसरे नंबर की फिजा पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थी। डॉक्टर अशर की एक बहुत अच्छे पोश एरिया में कई कनाल पर मुहीत कोठी थी। रिश्ता हर लिहाज से अच्छा था, मगर मेरे जुनून के सामने अम्मी ने उन्हें सहूलत से इनकार कर दिया। अगर इसकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ना होती तो शायद हम कर भी देते, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा जोर देते हैं तो मंगनी कर लेते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, शादी तो हमें जल्दी ही करनी है। डॉक्टर अशर की बहन फिज़ा भी हार मानने वाली ना लगती थी। अम्मी से इजाज़त लेकर मेरे कमरे में आ गई। मुझे काफ़ी देर समझाती रही, लेकिन मेरे जुनून के सामने उसे हार माननी पड़ी। चुनांचे कुछ देर बातें करके चली गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकूंगी। उठते बैठते हमेशा खुद को सफ़ेद कोट में धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखेरे मरीजों की देखभाल करते ही सोचती थी। और ऐसा क्यों ना सोचती, शुरू से मेरा रिजल्ट भी बहुत शानदार आ रहा था। लेकिन FSC के फाइनल एग्ज़ाम में न जाने क्या हुआ कि परसेंटेज इंतहा से ज़्यादा गिरकर मामूली सी फर्स्ट डिव रह गई। पेपर्स गरचे बहुत अच्छे हुए थे, मगर 1-2 पेपर्स में कुछ गड़बड़ होने से ये तो इम्कान था कि नंबर 100% नहीं आएंगे, मगर इतने बुरे आएंगे ये नहीं सोचा था। सारा दिन रोती रही, ना खाना खाया, ना किसी से बात की। भाईजान को इल्म हुआ तो उन्होंने बहुत समझाया, इसमें रोने वाली और परेशान होने वाली क्या बात है, तुम सेकेंड ईयर रिपीट कर लो, इस मर्तबा नहीं तो अगली मर्तबा अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। नहीं भाईजान, अब नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे। मेरा दिल टूट गया है, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। मेरी सब दोस्तों का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, सब मेडिकल में चली गई हैं। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा हो। हाँ, यही बात तो मैं इसे सुबह से समझा रही हूँ। इसके नसीब में तो किसी डॉक्टर से शादी होनी लिखी थी, इसीलिए नंबर कम आए हैं। अब मैं डॉक्टर अशर की फैमिली को बुलाकर इसके रिश्ते की बात पक्की कर सकती हूँ। अम्मी की इस ख्वाहिश ने मुझे अंदर तक हिला दिया। जी नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे सिर्फ पढ़ना है। डॉक्टर नहीं बन सकती तो कुछ और पढ़ लूँगी। लेकिन डॉक्टर अशर और उनकी फैमिली हार मानने वाले ना थे। जाने कहाँ से उन्हें मेरे रिजल्ट का इल्म हो गया। जब ही अगले रोज़ फिज़ा मुस्कुराती हुई आई, अम्मी ने भी बड़ी खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया। अम्मी के ख्याल में तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि दोबारा वो लोग खुद ही मेरा रिश्ता लेने आ गए। मेरा ख्याल है अब तो आप लोग को मेरे भाई के रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन दानीन तो अभी भी ज़िद पर अड़ी हुई है। कह रही है डॉक्टर नहीं बनूंगी तो कुछ और पढ़ूंगी, लेकिन अपनी तालीम जारी रखूंगी, मुझे भी शादी नहीं करनी।
आंटी अगर आप इजाज़त दें तो मैं दानीन से खुद बात कर लूँ? जी हाँ, क्यों नहीं, जाओ दुल्हन, इन्हें दानीन के कमरे तक छोड़ आओ। और यूँ फिज़ा साहिबा मेरे सामने मौजूद थी। अब तो तुम्हें मेरे भाई के साथ शादी पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? फेल तो नहीं हुई कि पढ़ना ही छोड़ दूँ? मैं बीकॉम करूँगी, MBA करूँगी, हो सकता है CSS कर लूँ। अगर मेरा दिल ना चाहा तो शादी ही नहीं करूँगी, जॉब करूँगी। मैं भी खासी बदतमीज़ी से बोली, लेकिन फिज़ा मुस्कुराती रही। मुझे यकीन था कि तुम यही कहोगी, क्योंकि इस उम्र में पढ़ने का ऐसा ही शौक़ और लगन होती है, तालीम हासिल करने का जुनून होता है। तुम MBA कर भी लोगी तो क्या करोगी? आगे जाकर तो तुमको हाउसवाइफ ही बनना है। तब तुम्हारी ये डिग्रियां किसी काम की नहीं होंगी। तुम्हें भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी जिस तरह एक मिडिल पास शादीशुदा औरत ज़िंदगी गुजारती है। मेरे ख्याल में लड़कियों को बस उतनी ही तालीम हासिल करनी चाहिए कि उनमें शऊर आ जाए, लोगों से बात करने का, उठने बैठने का। डिग्रियों की लाइन लगाना औरत के लिए बेफ़ायदा है, इसलिए कि शादी के बाद हर औरत जॉब तो नहीं कर सकती ना। रही बात बच्चों की तरबियत में माँ के किरदार की, तो आजकल पढ़ी लिखी माएँ भी बच्चों को खुद पढ़ाने की बजाय ट्यूशन ही पढ़ाती हैं। बहरहाल मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मैं तो अपनी दिलचस्पी के लिए तालीम हासिल कर रही हूँ। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम सोच रही होगी कि मैं खुद भी जाहिल हूँ, इसीलिए तुम्हें तालीम के खिलाफ लेक्चर दे रही हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने मास्टर्स के बाद CSS किया, एक अच्छी नौकरी पर लगी, जब ही शादी हो गई। भरा पूरा ससुराल मिला। देवरानी और जिठानियों में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, बाकी मैट्रिक या मिडल थी। लेकिन उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है? बच्चे जिस तरह मैं पाल रही हूँ उसी तरह वो भी पाल रही हैं। मुझे मेरे तालीम याफ्ता होने के हवाले से कोई खसूसी अहमियत नहीं दी जाती। जब सबके लिए एक जैसे गोटे वाले सूट और काम वाली साड़ियाँ आती हैं, मुझे भी वही पहननी पड़ती हैं। मुझे अपनी जहनी सतह और पसंद के मुताबिक कॉटन के सादा सूट पहनने की इजाज़त नहीं है। आपकी बातें अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे वही करने दे जो मेरा दिल चाहता है। आपके तजुर्बे के मुताबिक तो ससुराल बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, तो मैं क्यों इतनी जल्दी शादी करके फंसूँ? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम दिल से इनकार कर रही हो तो फिर ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा नहीं। हम अशर के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। खुदा करे तुम्हारे ख्वाब अपनी ताबीर पाएँ। उसने ये कहकर मेरा माथा चूमा, दिल से दुआ दी और खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। मेरा एक ख्वाब पूरा ना हुआ तो दूसरे ख्वाब की तकमील तक पहुंचने के लिए भाग दौड़ की। बीकॉम के बाद उन दिनों MBA के पार्ट 1 में थी। पुरानी दोस्तें तो मेडिकल लाइन में चली गई थी, अब दुआ ही मेरी बेहतरीन दोस्त थी। उस रोज़ भी फ्री पीरियड में हम लॉबी में बैठे बातें कर रही थी जब दुआ ने मुझे छेड़ा। सुनो, मैं कई रोज़ से नोट कर रही हूँ, तुम्हें वो फाइनल ईयर वाला मुस्तफ़ा बहुत देखता है। क्या फजूल बात कह रही हो? मैं तो ये तक नहीं जानती कि मुस्तफ़ा किसका नाम है। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम उसे देखती हो? मैं तो ये बता रही हूँ कि वो तुम्हें देखता है। तुमने उसे देखा तो होगा, गोरा सा, लंबा सा, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी, वही जिसको हम लोग सुल्तान रही कहते हैं। अच्छा वो, वैसे तुमने उस बेचारे का नाम ही बड़ा ख़राब रखा है। अच्छी खासी हैंडसम पर्सनैलिटी है उसकी, सुल्तान राही के साथ उसका इमेज मैच नहीं करता। अरे अरे देखो, इस वक्त भी वो बाएं जानिब खड़ा तुम्हें ही देख रहा है। दुआ की निगाहें तो हर दम गर्दिश करती थी। उसके इशारा करने पर मेरी निगाहें भी बेख्तियार उस तरफ उठ गईं और फिर अगले ही लम्हे मैंने घबरा कर चेहरा मोड़ लिया। वो वाकई मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने अपने दिल की धड़कन खुद से भी छुपाते हुए खुद को नॉर्मल किया। ये तो कोई बात नहीं है, कभी कभी इत्तफाकिया किसी की तरफ नज़र उठ जाती है। ये इत्तफाकिया नज़र तुम्हारे चेहरे पर ही क्यों पड़ी? दाएं बाएं बाकी लोग उसे नज़र नहीं आए? भाई अगर वो मुझे इस तरह देखता, मैं तो दिलो जान से उस पर निसार हो जाती। दुआ ने दिल पर हाथ रखकर कहा। मुझे तो उसी दिन से हीरो लगने लगा था जब उसने अपनी क्लास वालों को छेड़ने पर दूसरे लड़के की पिटाई की थी। जब ही तो मैंने उसका नाम सुल्तान राही रखा था। वैसे मैं सोच रही हूँ उससे थोड़ी बहुत दोस्ती कर लूँ। सीनियर्स से दोस्ती करने में बहुत फ़ायदा है, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। असल में दोस्ती करने की वजह कुछ और होगी, बहाना तो तुम नोट्स का लगा रही हो। मैंने भी उसे छेड़ना चाहा। अरे नहीं मेरी जान, अब तो वो तुम्हारा हो गया, मैं उसकी तरफ बुरी नज़र कैसे डाल सकती हूँ? दुआ प्लीज़, ये तुम मेरे साथ उसे बिल्कुल अटैच नहीं करो। तुम्हें पता है मुझे इस किस्म की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आती हूँ।
मुझे तो अपने क्लास फेलोज तक का पता नहीं और तुम मुझे एक सीनियर स्टूडेंट के साथ मंसूब कर रही हो। मुझे तो सचमुच गुस्सा आ गया। मजाक की बात है और मजाक में इतना सीरियस क्यों हो रही हो? ओके, नाउ लीव दिस टॉपिक। उस दिन के बाद दुआ ने मुझे दोबारा नहीं छेड़ा। अलबत्ता उसने खुद मुस्तफ़ा से दोस्ती गांठ ली, जिसका मकसद नोट्स लेना था, और अब वो पूरा हो गया था। यानी अक्सर नोट्स हाथ में लिए चली आती कि ये मुझे मुस्तफ़ा ने दिए हैं, और उन नोट्स से हम बाकी दोस्तों को भी खूब फ़ायदा हो रहा था। उस रोज़ हम क्लास लेके बाहर निकल रही थी कि रास्ते में मुस्तफ़ा अपने किसी दोस्त के साथ खड़ा नज़र आया। अस्सलामुअलैकुम। दुआ ने दूर से ही सलाम मारा। उसने मुस्कुराते हुए सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया, लेकिन देख मेरी तरफ रहा था। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? कल आप यूनिवर्सिटी नहीं आए थे? दुआ साहिबा वहीं उससे बातें करने खड़ी हो गई। मैं सख्त परेशानी के आलम में खड़ी थी। यूं लड़कों के साथ खड़े होकर बातें करने से मुझे सख्त एलर्जी थी। अगरचे मैं मुस्तफ़ा को नहीं देख रही थी, फिर भी अपने चेहरे पर उसकी गर्म निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी। इसका मतलब है दुआ ठीक ही कहती है। मैं दिल ही दिल में उसके तेज़ मुशाहिदे की कायल हो गई। अब तो 3-4 महीने रह गए हैं, इसके बाद आप लोग तो यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे। हाँ ये तो है, लेकिन आप लोगों की यादें बहुत सताएंगी। दुआ की और उसकी बातें जारी थी। किन लोगों की बात कर रहे हैं? दुआ ने भी बड़ी मासूमियत का मुजाहरा करते हुए पूछा। वो बोला कुछ नहीं, बस मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखता रह गया। चलो दुआ, चलो यहाँ से। अगर तुम्हारा मजीद बातें करने का इरादा है तो मैं चली जाती हूँ। मैंने पेशानी पर बल डालकर उसे देखा। चलो चलो, चल रही हूँ। अच्छा मुस्तफ़ा, खुदा हाफिज। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस वक्त रुककर उससे हेलो हाय करने की, जबकि तुम्हें पता है कि मैं... हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन वो बेचारा दूर दूर से ही तुम्हें देखता रहता है। मेरा दिल चाह रहा था कि एक बार तुम्हें करीब से देख ले और फिर अपने फैसले पर खूब पछताए। दुआ की बच्ची, अगर आइंदा तुमने इस किस्म की हरकत की ना तो मैं तुमसे दोस्ती ही ख़त्म कर लूँगी। अच्छा बाबा, माफ़ करो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। दुआ भी मेरा गुस्से से लाल होता चेहरा भांप चुकी थी। उन दिनों हमारे सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म शुरू हो चुके थे। हम सब लोग स्टडी में मगन थे। मिड टर्म ख़त्म हुए तो हम सब ने सुकून का सांस लिया। शदीद गर्मी पड़ रही थी। उस रोज़ भी सूरज आग बरसा रहा था। हम सब गर्मी से बेजार सूरज से बचने के लिए फाइलों को सर पर टिकाए पॉइंट की तरफ जा रही थी। आजकल इतनी गर्मी है कि यूनिवर्सिटी आने को दिल ही नहीं चाहता। मैंने पेशानी पर आते पसीने को पोंछते हुए बेजारी से कहा, वाकई गर्मी तो बहुत शदीद है, लेकिन अगर इस गर्मी में मैं तुम्हें दिल खुश कर देने वाली कोई बात बताऊं तो आज मैं मुस्तफ़ा से मिली तो उसने पहली बार तुम्हारे मुतालिक मुझसे बात की। वो मुझसे कहने लगा कि तुम उसे बहुत अच्छी और मुनफरिद लगती हो, बहुत मासूम और भोली भाली। सबको अपनी हीरोइन मुनफरिद, मासूम और भोली भाली ही तो नज़र आती है, वरना कोई हम में भी तो कमी ना थी। ये कहते कहते दुआ मुझे छेड़ने के अंदाज में बोली, अच्छा आगे बताओ। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देखा कैसी बेचैनी हो गई है ना। हाँ तो फिर उसने तुम्हारा एड्रेस मांगा। कहने लगा मैंने बहुत पाकीज़ा मोहब्बत की है, आज तक कभी किसी से इस मामले पे बात नहीं की। दानीन मुझे बहुत मासूम लगती है, मैं अपनी मोहब्बत को इतना ही मासूम रखना चाहता हूँ। वैसे भी यूनिवर्सिटी के अफेयर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो सीधा सादा सच्चा रास्ता अपनाना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैंने अपना करियर जब भी थोड़ा बहुत बना लिया, मैं अपने घर वालों को उसके घर भेजूंगा। मैं उससे ये भी नहीं कहलवाना चाहता कि वो मेरा इंतज़ार करे, इसलिए कि अगर मेरे जज्बे सच्चे हुए वो खुद ब खुद मुझे मिल जाएगी। अच्छा बस कर दो दुआ, बहुत बोलती हो। शुक्र है तुम्हारा पॉइंट आ गया। चलो अब कान खाने छोड़ो। इंसान की शायद फितरत है कि अगर एक बात बार बार उसके कानों में डाली जाए तो उसके जहन में बिलाखिर बैठ ही जाती है। अब मुस्तफ़ा का नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर हो जाती थीं, और आज जो बातें दुआ ने बताई थी उसके बाद तो सारा वक्त मैं उसे ही सोचती रही। कितनी सीधी और खूबसूरत बातें कही थी उसने। सिर्फ निगाहों की ज़ुबान से मोहब्बत के पैगाम दिए थे, ज़ुबान से कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा था। वो पूरी रात मैंने उसी के मुतालिक सोचते गुजारी। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी पहुंची तो लॉन में सामने ही नज़र आ गया। एक पल को हमारी निगाहें मिली। वो मुस्कुराहट लबों में दबाए मुझे देख रहा था। मैंने घबरा कर निगाहें चुरा ली और सर झुका कर उसके पास से निकलना चाहा तो अचानक दुआ सामने से आंधी और तूफान की तरह आ गई। दानीन, इधर कहाँ जा रही हो? अभी क्लास शुरू होने में टाइम है, थोड़ी देर ठहरो।
مجھے وہاں روک کر اس نے بہانے سے مصطفیٰ کو بھی روک لیا۔ اس کی چالاکی کو میں سمجھ چکی تھی۔ پہلی مرتبہ مجھے اس کی اس چالاکی پر غصہ نہ آیا۔ نہ جانے کیوں خود میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر مصطفیٰ کے سامنے چپ چاپ کھڑی رہوں، چاہے ہم دونوں میں کوئی بات نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی قربت سے ایک روحانی خوشی اور سکون مل رہا تھا۔ یوں مصطفیٰ کی محبت کا پہلا چراغ میرے دل کی اندھیر نگری میں روشن ہوا، اور جیسے میں مکمل طور پہ روشن ہو گئی۔ وہ تو یونیورسٹی سے فارغ ہو کے چلا گیا، میں بھی یونیورسٹی میں تھی۔ اکثر سوچتی تھی نہ جانے اس کے جذبے سچے تھے بھی کہ نہیں، وہ کبھی آئے گا بھی کہ نہیں۔ فائنل ایگزام سے فارغ ہوئی تو نوکری کا ارادہ کیا، جس پر امی سخت خائف ہوئیں اور میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگیں۔ ان کو اٹھتے بیٹھتے یہی احساس ہوتا کہ میرے لیے اچھی شکل و صورت ہونے کے باوجود بھی جو کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا نا، تو مجھے ڈاکٹر اشر کا رشتہ ٹھکرانے کی سزا ملی ہے۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن دعا کا فون آیا کہ آج شام مصطفیٰ کے گھر والے تمہیں دیکھنے آئیں گے، اچھا سا تیار ہو جانا۔ شام میں وہ لوگ آ گئے۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ 4 خواتین میں سے ایک مصطفیٰ کی والدہ، ایک بہن اور 2 بھابیاں تھیں۔ ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ کے انہوں نے پہلے مجھے تنقیدی اور پھر تعریفی نظروں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کی بہنیں اور بھابیاں کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن پہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا جو امیج تھا وہ اس سے بالکل مختلف نکلی۔ مصطفیٰ جتنا مہذب، باشعور اور تعلیم یافتہ دکھائی دیتا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئیں۔ بعد میں بھابی نے بتایا کہ اس کی کلاس فیلو کا رشتہ آیا تھا۔ امی کو اس کی بہنیں اور فیملی کچھ پسند نہیں آئی۔ آتے ہی انہوں نے باتوں باتوں میں امی کو یہ جتا دیا تھا کہ مصطفیٰ کی کلاس فیلو رہی ہے، کیا اب تک رشتہ پہلے سے ہی پکا کیا ہوا دونوں نے۔ یہ سن کر مجھے کافی شرمندگی ہوئی اور میں نے بھابی کی تصحیح کی کہ مصطفیٰ میرا کلاس فیلو نہیں بلکہ سینئر تھا۔ ویسے تمہارے بھائی کا خیال ہے کہ لڑکے سے ایک مرتبہ مل کر ہی وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر لڑکا ان کے معیار پر پورا اترا تو شاید وہ رشتہ منظور کر لیں۔ بھائی، بھابی اور امی مصطفیٰ کے گھر جا کر اس سے مل کر آئے۔ مصطفیٰ تو ان سب کو بہت پسند آیا، لیکن ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں آیا تھا۔ ایک درمیانے درجے کا 2 منزلہ مکان، لیکن گھر کے افراد اتنے زیادہ کہ مکان چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ 3 تو بھابیاں ہیں لڑکے کی۔ اس روز ہمارے گھر تو صرف 2 ہی آئی تھیں۔ 3 بھابیوں میں ایک کے 6، ایک کے 5، ایک کے 3 بچے ہیں۔ ہر طرف بچے ہی بچے نظر آ رہے تھے، اور اس قدر شیطان اور بدتمیز بچے، اللہ میری توبہ، 1 منٹ چین سے بات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ لڑکے کی 2 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ بہنیں ہیں۔ کافی بڑی فیملی ہے۔ جب شادی شدہ بہنیں بھی آ جاتی ہوں گی تو گھر پورا مرغی خانہ بن جاتا ہوگا۔ امی کو تو رشتہ بالکل پسند نہ آیا۔ لڑکا تو اچھا ہے نا، بس آپ لڑکے کو دیکھیں، زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، بھائی نے کہا۔ میں بھی وہیں سر جھکائے بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ زندگی صرف شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے، اسی لیے تو گھر بار سب دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ لیکن امی اب مجبوری ہے، کرنا پڑے گا۔ نہیں خیر، اب ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں۔ اگر یہ تب اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کے ڈاکٹر اشر کے رشتے کو ہاں کر دیتی تو آج اس جنجال پورے کو نہ دیکھنے جانا پڑتا۔ چلے امی، جو ہوتا ہے خدا بہتر ہی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہو، بس آپ اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ کر دیں۔ ہاں اب تو یہاں کرنا ہی پڑے گا۔ امی نے بھی ٹھنڈی سانس بھری۔ رشتہ منظور ہوتے ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شادی کی تیاریاں تیزی سے جاری تھیں اور شادی بھی شروع ہو گئی۔ مہندی والے دن دعا میری طرف ہی رہنے آ گئی۔ دولہے والوں کی طرف سے بری کے کچھ سوٹ آئے تھے۔ سوٹ کیس اٹھا کر میرے کمرے میں آ گئی۔ آؤ سوٹ دیکھتے ہیں، مزہ آئے گا۔ بھابی کو بھی بلا لو، میں نے کہا، اور یوں بھابی نے آ کر ٹیچی کھولا۔ یہ ہے آپ کی بارات کا شرارہ اور ولیمے کا سوٹ۔ دعا نے شرارت سے سوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ میں جو بڑے اشتیاق سے کپڑے دیکھنے بیٹھی تھی، جیسے جیسے کپڑے نکلنے لگے میرا تو دماغ اٹھنے لگا۔ یہ بارات کا شرارہ ہے؟ اتنا خراب، کتنا گندا شوکنگ پنک کلر ہے، میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ اس طرح کا موٹر بھدا کام، بھابی پلیز، میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی اپنی بارات پر۔ اور یہ ولیمے کا گرین سوٹ، خیر یہ تو پھر بھی کچھ بہتر ہے، لیکن بھابی پلیز بارات کا سوٹ بدلوا دے، میں نہیں پہنوں گی۔ ہمارے خاندان میں دلہنیں کس قدر نفیس کام کے سوٹ پہنتی ہیں، دیکھتے ہی سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ دانین، بیہیو یور سیلف۔
بھابھی نے مجھے ہلکے سے ڈانٹا، سسرال کے سوٹوں کا اس قدر مذاق نہیں اڑاتے، شکر ہے کہ باقی ساری لڑکیاں باہر لان میں گانے میں مصروف ہیں، ورنہ تمہارا تبصرہ سن کر تو مذاق اڑاتی۔ بھابھی کے کہنے پر ہم نے باقی جوڑے دیکھنے شروع کر دیے۔ باقی جوڑے تو اس سے بھی خراب۔ میرا دل بہت خراب ہوا۔ سارے سوٹ ایک طرف ڈال دیے۔ یہ والا جو پرنٹڈ سوٹ ہے، آج تمہاری تینوں چھوٹی نندیں بھی اسی رنگ اور پرنٹ کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ دعا نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ تو کیا ان کی اس سے کوئی چھوٹی بہن نہیں تھی جو انہوں نے اس کے جیسا چوتھا سوٹ مجھے دے دیا؟ بھابھی میں کچھ نہیں جانتی، کم سے کم یہ بارات والا سوٹ تو میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ امی سے کہہ دیں میرے لیے دوسرا بارات کا سوٹ بنوائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ بہانہ بنا دیں گے کہ بارات کا سوٹ ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بھابھی میری رونے والی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی اور مجھے تسلی دے کر چلی گئی۔ بھابھی اور امی اگلے ہی روز لبرٹی سے جا کر میرے لیے گہرا سرخ نہایت ہی نفیس اور خوبصورت کام والا شرارہ خرید لائیں، جسے دیکھتے ہی میں خوشی سے کھل اٹھی۔ ایسا ہی رنگ میں چاہ رہی تھی۔ دلہن گہرے سرخ رنگ میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اور پھر واقعی بارات والے روز اس خوبصورت شرارے میں ملبوس گہرا سرخ میک اپ کیے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس روز سب نے ہی میری خوب تعریفیں کی۔ میں بھی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ سسرال سے آیا ہوا وہ متنجن ٹائپ کا سوٹ نہیں پہن لیا۔ رخصت ہو کر اپنے اصلی گھر میں داخل ہوئی۔ ایک طرف سے مصطفیٰ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، دوسری طرف سے بڑی نند مجھے سنبھالے ہوئے تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچانے کے بعد جانے میرے ساتھ کس قسم کی عجیب و غریب رسوم کی گئی۔ پورا کمرہ عورتوں اور خصوصاً بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ گرمی اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ خدا خدا کر کے میری چھوٹی نند کو ترس آیا، سب کو ڈانٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ بس ایک مصطفیٰ کا ساتھ مل گیا تو مجھے لگا اب کوئی غم نہیں رہے گا۔ مصطفیٰ اندر داخل ہوا تو میرا سر کچھ اور بھی جھک گیا۔